अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मोहम्मद एजाज़। आप देख रहे हैं हुज़ैमा इकराम एंड एजाज़ का यूट्यूब चैनल। और आज हमारा मौजू है वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड और कंपनीज़ प्रॉफिट वर्कर्स पार्टिसिपेशन फ़ंड। और इसमें लास्ट टाइम जब हमने आई कैप की तरफ से सेमिनार किया था तो कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मुझे लगा कि लोगों का कंसेप्ट इसमें थोड़ा सा जो है वो सही नहीं है, और उसके लिए हमें एक और जो है वो सेमिनार करना चाहिए कि चार्जेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इशू नज़र आया। तो अब अगर हम देखें तो हमने लास्ट टाइम जब बात की थी तो सिंध ने अपने दोनों लॉज यानी वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड एक्ट 2014 और सिंध कंपनीज प्रॉफिट वर्कर्स पार्टिसिपेशन फ़ंड एक्ट 2015 ये प्रोमलगेट कर दिए हुए हैं। पंजाब ने जो है वो वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड एक्ट 2019 और उसके अलावा उसने जो है अमेंडमेंट्स की थी पंजाब के हिसाब से, जो कंपनीज प्रॉफिट वर्कर्स पार्टिसिपेशन अमेंडमेंट बिल जो है उसके नाम से। और ये 4 जून को जो है ये इसमें जो है रिकमेंड किया गया था जो है कि स्पेशल कमेटी में कि ये एक मिनिस्टर जो है टू मूव दैट बिल टू द असम्बली। उसके बाद जहाँ पर जो है अपने लॉज प्रोमलगेट नहीं किए गए वहाँ पे फेडरल लॉज लगते हैं। जैसे बलूचिस्तान ने या केपी ने अभी तक अपना कोई लॉ प्रोमलगेट नहीं किया तो वहाँ पर ये लॉ लगते हैं। और पंजाब में भी जब तक ये प्रोमलगेट नहीं हो जाएगा पंजाब का लॉ, तो यही लॉ जो है वो लगेगा WPPF के हवाले से। अब आगे चलते हैं कि हमने देखा था कि पंजाब और सिंध के अंदर WWF, पहले WWF की बात कर लें तो यहाँ पे था कि किसी भी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी टोटल इनकम जो है वो किसी साल में 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाए तो फिर उसने 2% जो है अपनी आमदन का जो है वो जमा कराना है फ़ंड के अंदर। अब ये नॉर्मली होता ये है कि जिस टाइम आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है जब आपका निकलता है एज़ पर रिटर्न, तो उसी टाइम आप उस पर 2% जो है बिफोर चार्ज ऑफ वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड जो है जो प्रॉफिट आपका टैक्सेबल निकलता है उस पर आप 2% लगा देते हैं। और वो आप गवर्नमेंट उसी टाइम अगर आपकी पेमेंट बनती है तो ये टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेंगे, नहीं एडजस्ट हो रहा आपके पास टैक्स नहीं है तो फिर आप जमा कराते हैं रिटर्न के साथ। अच्छा, इसमें अब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन भी हमारी दूसरी वीडियो अवेलेबल है, उसमें हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि इसमें क्या क्या शामिल है क्या क्या नहीं है। कि सिंध में जो है वो बैंकों को और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को ऐड किया गया था आउट ऑफ द ब्लू। और जो पंजाब है उसमें तो हर कंपनी, शॉप, ऑफिस, फैक्ट्री, फर्म, सोसाइटी, हर चीज़ ही पंजाब ने तो लगा दी है। तो पंजाब में तो शॉप्स पे भी लगता है, हर चीज़ पे लगता है। तो अब टोटल इनकम की जो डेफिनेशन थी उसको हम ज़रा देख लें, जो कि बड़ी क्लियर थी। वो ये थी कि अगर आपका जो है टैक्सेबल प्रॉफिट है, आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो जो भी आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है एज़ पर योर रिटर्न और एज़ पर योर अकाउंट्स, ठीक है। अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो, और जो है या डिक्लेयर्ड इनकम, अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो प्रॉफिट एज़ पर अकाउंट्स, दोनों में से जो भी है उसका 2% विच एवर इज़ हायर। अगर आप रिटर्न फाइल करने के जो है वो नहीं है, रिटर्न फाइल आपने नहीं करनी, और लेकिन या 115 की स्टेटमेंट आप फाइल करते हैं, तो फिर उस सूरत में ये होगा कि आप जो है वो 4% ऑफ योर रिसीट्स लेंगे, और फिर आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस जो है एज़ पर P&L वो उसको लेंगे। तो दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा तो उस पे आप टैक्स जो है वो ये 2%। पहली बात तो ये टैक्स नहीं है, ये फ़ी है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी हुई है। सो उस पे ये कैलकुलेट करेंगे आप WWF जो है। तो सिंध का भी तकरीबन यही चीज़ है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये ऑलरेडी हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हुए हैं इससे पहले वाली जो है हमारी वीडियो। फिर वर्कर की डेफिनेशन जो है उसमें कौन कौन वर्कर है, तो मोटी मोटी बात ये थी कि वर्कर में तमाम वो लोग शामिल हैं जो कि हायरिंग फायरिंग अथॉरिटी नहीं रखते।
अब यहाँ से आगे चलें तो इसे कैलकुलेट कैसे करना है। फ़र्ज़ कीजिए एक आदमी है, उसका टैक्सेबल प्रॉफिट एज़ पर रिटर्न जो है, अगर उसने रिटर्न फाइल करनी है वो 100 मिलियन बनता है, तो उस पर 2% जो है वो WWF लगाएंगे और WWF 2 मिलियन बनेगा। ये पंजाब का और फेडरल लॉ का और जो SWWF है उसका ये सेम है। यहाँ पे गलती से मेरा ख्याल है ये 1971 की जगह 1968 लिखा गया, तो ये काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज़ 19 एक मिनट, दिस इज़ 1971, ठीक है जी। और यहाँ पे ये 1971 है। यहाँ से आगे चलते हैं तो अब आ जाएं हम वर्कर्स जो प्रॉफिट पार्टिसिपेशन है इसमें सिंध है या जो है फेडरेशन है। अगर आप ये देखें, ये मैंने यहाँ पर जो है ये पैरेलल खोले हुए भी हैं, तो अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि पैरी मटीरिया है, सिंध ने सेम चीज़ें कॉपी की हैं जो फेडरेशन की हैं, और इवन पंजाब ने भी जो अमेंडमेंट्स प्रपोज़ की हैं तो उसके बाद उसकी अडॉप्टेबिलिटी फेडरेशन ही की है, तो वो भी पैरी मटीरिया होगा। ये एक जैसी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि चार्जेबिलिटी जो है वो है क्या। WPPF में जो चार्जेबिलिटी है वो प्रॉफिट जो है बिफोर WWF एंड WPPF, ये ICAP ये कहता है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आपको WPPF पहले कैलकुलेट करना चाहिए और उसके बाद उसको एज ए डिडक्शन क्लेम करके उसके बाद WWF क्लेम करना चाहिए। सो दिस विल रिड्यूस योर लायबिलिटी टू सम एक्सटेंट। तो अब ये यहाँ पर जो है वो ये है कि आपने 5% ऑफ द प्रॉफिट्स पे करना है एज़ पर योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर चार्जिंग ऑफ एनी इंटरेस्ट ऑन WPPF एंड WPPF प्रोविज़न। तो आपने करना क्या है कि 5% एक फ़ंड आपने क्रिएट करना है और उस फंड में आप जो है एलोकेट कर देंगे वो यूनिट्स, और उसमें हिस्सेदार होंगे तमाम एम्प्लॉइज़। लेकिन उसके लिए जो है कुछ शर्तें हैं। ये जिन कंपनीज़ को लगता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जिनके 100 या 100 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हों, पेड अप कैपिटल जो है वो जो है 4 मिलियन से ज़्यादा हो, और जो है क्या नाम लेते हैं 5 मिलियन से ज़्यादा, और एसेट जो हैं वो 20 मिलियन से ज़्यादा हों। तो अब आगे आते हैं कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का क्या मतलब है। इसमें अब जो ऑर्गेनाइजेशन क्लियर डेफिनेशन है, इसमें कोई उन्होंने ऐसी चीज़ नहीं की हुई कि जो भी आपकी जो है वो जो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हुए जो है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या इस किस्म के ऑपरेशंस में इंगेज हैं, तो वो इस डेफिनेशन में, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में फॉल करेंगी, जिन पे ये लगता है। अब यहाँ पर जो अगर आप देखें तो होगा क्या कि आप जो है जो आपके वर्कर्स हैं वो एलिजिबल होंगे, तमाम के तमाम वर्कर, अगर उनकी सैलरी का टेन्योर जो उनकी जो एम्प्लॉयमेंट का टेन्योर है वो 6 महीने से ज़्यादा हो गया। हर वो वर्कर जिसका 6 महीने से ज़्यादा आपके साथ सर्विस हो गई है, वो इसके लिए जो है वो इस बात का जो है वो होगा एलिजिबल कि वो इसमें हिस्सा ले सके। अच्छा, उसके बाद जो है आपने करना क्या है कि जो भी आपका 5% निकलेगा, अभी मैं कैलकुलेशन पे जाऊंगा, एक्सेल शीट आपके सामने रखूंगा जिसमें ये कैलकुलेशन बड़ी सीधी सीधी सी आपको करके दिखाई हुई है। जो भी आपका अमाउंट निकलेगी उसको आपने 10 से जो है डिवाइड कर देना है, ताकि आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ जाएं, वो चाहे फ्रैक्शन में हो या नॉन फ्रैक्शन में हो, आपने वो निकाल लेने हैं। अब इसका तरीक़ाकार ये है कि 3 कैटेगरीज़ वर्कर्स की बनाई गई हैं। वो कैटेगरीज़ क्या हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन 3 कैटेगरीज़ हैं जिसमें इन्होंने ये किया है कि अगर कैटेगरी 3 को 1 यूनिट मिलता है तो कैटेगरी 2 को उससे डबल मिलेगा और कैटेगरी 3 को उससे डबल मिलेगा। यानी कैटेगरी 3 जो है वो कैटेगरी जो मतलब 1 में आ जाएं तो उसको अगर 4 यूनिट मिल रहे हैं तो 2 को 2 मिलेंगे और 1 को जो है वो 1 मिलेगा। अब ये कैटेगरीज़ हैं कौन सी, ये भी देख लेते हैं कि कैटेगरी 1 जो है, अगर हम WPPF में जाएं तो वो कहते हैं कि अगर 7,000 जो है आपकी वेजेस जो हैं वो पर मंथ से एक्सीड नहीं करती तो फिर आप पहली कैटेगरी में आएंगे। अगर आपकी 7,000 से बढ़ जाती हैं, 15,000 से नहीं बढ़ती तो दूसरी कैटेगरी में आएंगे। और अगर आपकी जो है वो मंथली सैलरी 15,000 से बढ़ जाती है तो फिर आप तीसरी कैटेगरी में आएंगे। और लाजमात है जिनकी सैलरी कम है उनकी एंटाइटलमेंट सबसे ज़्यादा, यानी 4, जिनकी उससे कम उससे ज़्यादा सैलरी है यानी 15 से कम है लेकिन 7,500 से ज़्यादा है, उनकी जो एंटाइटलमेंट है वो 2 यूनिट्स की है। और सबसे लास्ट जिनकी 15,000 से ज़्यादा, उनकी एंटाइटलमेंट
1 यूनिट की है। सिमिलरली जो सिंध का है उसमें भी यही पोजीशन है, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि वहाँ पे मिनिमम जो वेज रेट है, उन्होंने कहा कि जी कि कैटेगरी 1 में वो आएंगे जो मिनिमम अनस्किल्ड लेबर का जो वेज रेट है उसमें जो फॉल कर रहे हैं। कैटेगरी 2 में आएंगे जो मिनिमम वेज रेट से जो है 20,000 तक फॉल करते हैं, और थर्ड कैटेगरी में जो 20,000 से ऊपर जिनकी सैलरी है वो आएंगे। अब हम आ जाते हैं कि जनाब आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले ये करना है कि पहले तो आपने वर्कर्स को कैटेगरी वाइज जो है वो चेक करना है कि कितने वर्कर्स आपके पास हैं और वो कौन से वर्कर्स जो हैं वो कितने वर्कर किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके लिए आपने जो भी उनकी एवरेज मंथली सैलरी बनती है उसको राउंड करना है नियरेस्ट 10 रुपीज़ तक। उसके बाद जो भी उनके प्रोरेटा बेसिस पे यूनिट निकलेंगे वो यूनिट उनमें तकसीम करने हैं आपने, चाहे वो फ्रैक्शन में आएँ या अदरवाइज़ आएँ, वो हर कैटेगरी में इक्वली। अगर एक कैटेगरी में 50 वर्कर हैं और उस कैटेगरी के जो है वो से 100 यूनिट बनते हैं तो हर बंदे को 2 यूनिट मिलेंगे। इसी तरह अगर जो है वो कोई यूनिट बच जाते हैं, मतलब आपने सबको प्रोरेटा बेसिस पे तकसीम कर दिया और उसके बाद कुछ यूनिट बच जाते हैं, तो फिर वो जो यूनिट बच जाएंगे तो वो जो फ़ंड बना है वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड 1971 के ऑर्डिनेंस में, उसके हिसाब से वो वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। ये अभी कैसे बचेंगे ये जब हम एक्सेल शीट पे आएंगे तो हम देख लेंगे। उसके बाद आ जाता है कि जनाब आपने जो चीज़ एक और अहम चीज़ है वो ये है कि आपने किसी भी वर्कर को 4 टाइम्स ऑफ अनस्किल्ड लेबर जो सैलरी है उससे ज़्यादा एलोकेट नहीं करना। यानी अगर 20,000 रुपये फ़र्ज़ करें मिनिमम सैलरी है अनस्किल्ड लेबर की, तो 80,000 से ज़्यादा आपने किसी को एलोकेशन नहीं करनी रुपीज़ में, ठीक है। तो इतने यूनिट हम उन्हें एलोकेट करेंगे कि अगर उसकी अमाउंट को कन्वर्ट करें तो वो 80,000 बने और इससे ज़्यादा ना बने। सिंध में भी यही चीज़ें हैं और पंजाब में भी यही, ये बाकी फेडरेशन के अंदर भी यही चीज़ें हैं। अब आते हैं कि इसमें सम टाइम ऐसे होता है कि कंपनी को इजाज़त होती है कि वो फ़ंड यूटिलाइज़ कर सकती है जो आपके पास पड़े हुए हैं, और वो फ़ंड जो है वो चूँकि आपने तो एम्प्लॉइज़ को एंटाइटलमेंट दी है नंबर ऑफ़ यूनिट्स में, उसके यूनिट उसके नाम पे खड़े हुए हैं। वो जब जाएगा, रिटायर होगा या उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को, या अगर वॉलंटरीली छोड़ के जाता है तो उस टाइम पे जो भी नेट एसेट वैल्यू होगी उन यूनिट्स की, उस फ़ंड के हिसाब से वैल्यूएशन करवानी है हर साल, और उसी टाइम वो वैल्यूएशन डिटरमिन भी करनी है आपने यूनिट्स की। तो जो भी वैल्यू होगी वो उसके नाम पे जितने यूनिट निकल रहे होंगे मल्टीप्लाइड बाय दैट वैल्यू पर यूनिट, तो वो उसको दे दी जाएगी। यहाँ पे कंपनी जो है वो जो फ़ंड पड़े हुए हैं उनको यूटिलाइज़ कर सकती है। उसके लिए उसे 2.5% अबव बैंक रेट और 75% ऑफ द डिविडेंड रेट विच एवर इज़ हायर। अगर डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स इशू हुए हुए हैं तो फिर आप वेटेड एवरेज निकाल लेंगे डिविडेंड की रेट की, और वो जो रेट है उसका 75%, तो दोनों में से जो भी है वो पे करे अगर, तो वो एज ए प्रॉफिट टू द फंड, तो वो फिर यूटिलाइज़ कर सकती है। और अगर कंपनी उसको यूटिलाइज़ नहीं भी करती तो फ्रॉम द डेट ऑफ एलोकेशन टू द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी उनको प्रॉपरली कहीं इन्वेस्ट करे, उस डेट तक वो कंपनी पे लाजिम है कि वो इंटरेस्ट दे। फिर उसके बाद ये है कि अगर जो है कंपनी बोर्ड से रिक्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट कर सकती है एनआईटी सर्टिफिकेट्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, डीएससीज़ में, पीएससीज़ में, बला बला, इनमें ये गिवन जो है वो सिक्योरिटीज़ हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। फिर ये है कि अगर कोई बोनस शेयर इशू होते हैं तो फिर जो फ़ंड है जो जहाँ पे यूनिट्स हैं आपने लोगों के नाम पे रखे हुए हैं, वहाँ पे उस फंड के अंदर उस फंड के मैनेज जो है उसका ये राइट है कि वो मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ द कैपिटल अगर बोनस शेयर हैं तो वो फ़र्स्ट राइट उनका होगा कि वो उनको इशू किए जाएँ, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं डिसबर्समेंट जो है वो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि जो है वो कैपिटल गेंस हैं या अगर कोई प्रॉफिट्स हैं तो वो प्रोपोर्शनेट टू यूनिट्स वो तकसीम हो जाएंगे, ठीक है जी। एनुअल इनकम जो फ़ंड की है वो तकसीम हो जाएगी इंक्लूडिंग द कैपिटल गेंस। फिर वर्कर जो अगर कोई छोड़ के जाता है, मैंने आपको बता दिया कि जो 100% नेट एसेट वैल्यू उसके यूनिट की बन रही है वो उसको दी जाएगी। फिर अगर इसी तरह जो है वो इनकैश करना चाहता है, वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ हिज चॉइस वो इनकैश करवा सकता है अपने यूनिट्स को। अगर वो चाहता है रिटायरमेंट पे उसको मिल जाए तो रिटायरमेंट पे मिल सकता है, उसकी डेथ की सूरत में उसके नॉमिनी को मिलेगा 100% ऑफ नेट एसेट वैल्यू, जिसे मैंने नैव लिखा हुआ, ठीक है।
उसके बाद जो है वो ये होगा कि नैब जो है वो हर साल मैंने आपको बताया वो कैलकुलेट होती है और वो उसी टाइम जो है एंटाइटलमेंट भी डिटरमिन की जाती है। अब ये अदर कंडीशंस में आ जाएं तो इस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, इसकी इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा फ़ंड की, और फंड जो है उसके अकाउंट्स जो है वो रिकॉग्नाइज्ड फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट भी होंगे। तो ये तो हो गया। अब आते हैं हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ कि इसकी कैलकुलेशन करनी किस तरह है। मैंने आपको बताया कि जहाँ तक तो बात है WWF की, तो वो तो फ़र्ज़ करें किसी की टैक्सेबल इनकम एज़ पर रिटर्न जो है वो 100 मिलियन है, तो वो 2% उसका वो कैलकुलेट हो जाएगा बिफ़ोर टैक्स। और अगर जो है रिटर्न नहीं फ़ाइल कर रहा या स्टेटमेंट है तो फिर वो 4% और हम देखेंगे प्रॉफिट एंड एज़ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर टैक्स। तो उन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उस पर ये कैलकुलेट कर लेंगे। ये वाली जो अमाउंट है ये फिर उस हिसाब से देखी जाएगी, ये वाली अमाउंट ना। तो अब आगे आ जाते हैं, ये तो 2% पे कैलकुलेट हो गया। अब आ जाते हैं कि जो कैलकुलेशन WPPF की है वो कैसे करनी है। देखें यहाँ पे मैंने वो कंडीशंस रख दी कि फेडरेशन कहती है कि 7,500 पर मंथ से ज़्यादा कैटेगरी 1, 7,500 से ज़्यादा 7,500 से कम, 7,500 से ज़्यादा, और 15,000 से कम, 15,000 से ज़्यादा। इसी तरह सिंध में मिनिमम वेज रेट से ज़्यादा, 20,000 से कम और 20,000 से ज़्यादा, ये 3 कैटेगरीज़ बनी हुई हैं। पहली को 4x देना है, दूसरी को 2x और थर्ड कैटेगरी को 1x, तो टोटल 7x हो जाएंगे। अब हमने कैटेगरी निकालनी है, इसके लिए मैंने आपके सामने एक ये कैलकुलेशन की हुई है। अगर आप देखें, सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने 170 एम्प्लॉयज़ की बुनियाद पे ये एक मतलब आप समझ लें एक सुपरफिशियल फिगर है, क्योंकि 100 से ऊपर लगता है, तो मैंने ये 170 जो है वो लेबर लिए, इनकी मुख्तलिफ एवरेज मंथली सैलरी ली है मैंने। फिर उसको मैंने जो है अगर आप देखें तो जो है वो नियरेस्ट 10 तक उसको मैंने किया है राउंड। उसके बाद मैंने यहाँ फार्मूला लगा दिया है कि अगर जो है वो 7,500 पर मंथ से नीचे है तो कैटेगरी 1 में ले जाओ, अगर 7,500 से ज़्यादा है, 15,000 से कम है तो कैटेगरी 2 में ले जाओ, और अगर 15,000 से ज़्यादा तो कैटेगरी 3 में ले जाओ। और फिर यहाँ पे मैंने ऊपर जो है सम काउंट इफ़ का फार्मूला लगा के मैंने काउंट कर लिया है कि ये कितने लोग हैं जो कैटेगरी 1 में फॉल करते हैं, कैटेगरी 2 में कितने, कैटेगरी 3 में कितने। इसी तरह मैंने सिंध का भी निकाला। ये उनके भी मैंने 170 ही लोग रखे हैं और उनका भी तकरीबन सेम चीज़ मैंने बनाई है। तो इसीलिए आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं वो कैटेगरी 1 के 55 हैं, 2 के 65 हैं और 3 के 50 हैं। तो अब हम आ जाते हैं इधर। हमें पता लग गया हमारी कैटेगरी वाइज हमारे वर्कर कितने, टोटल 170 बन गए। अब 55 वर्कर्स को 4 मिलने चाहिए, तो उसके 220 यूनिट्स बनेंगे। 65 को 2 मिलने चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास ये और ये आ गया। इसी तरह इधर भी पोजीशन यही है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो मुझे पता है कि अगर 400 यूनिट हों तो उसमें से 220 कैटेगरी 1 को जाने चाहिए, 130 कैटेगरी 2 को और 50 कैटेगरी 1 को जाने चाहिए। अब मैंने क्या किया कि फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास प्रॉफिट है। अब मैं ये राउंडेड फिगर इसलिए निकालनी थी, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे किया कि एज़ पर ऑडिटेड अकाउंट्स फ़र्ज़ करें मेरा 140 मिलियन का प्रॉफिट है। दोनों सूरतों में 5% उस पर मैंने निकाला, तो 7 मिलियन जो है वो मेरा अमाउंट बनती है रुपीज़ में, जो मुझे देनी है उधर फ़ंड में। अब उन्होंने कहा कि इसको 10 रुपीज़ के आपने यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना, तो 10 रुपीज़ के यूनिट्स में कन्वर्ट किया तो मेरे पास 700,000 यूनिट आ गए। अब ये 700,000 यूनिट जो हैं ये मैंने इनको इस रेशो के अंदर तकसीम करना है। तो मेरे हिसाब से जब मैंने तकसीम किया 700 यूनिट्स को, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा फार्मूला लगा हुआ है, फार्मूला बार में ऊपर ये आपके सामने क्लियर हो गया फार्मूला। तो अगर आप देखें तो 385,000 यूनिट्स जो हैं वो कैटेगरी 1 में, 227,500 कैटेगरी 2 में और कैटेगरी 3 में 87,500 यूनिट्स आते हैं। ये टोटल 700,000 यूनिट जो हैं अगर आप देखें तो ये 700,000 यूनिट के बिल्कुल बराबर आ जाते हैं और आपका ये बराबर हो जाता है।
लेकिन अब बात यह है कि यहाँ पे एक कंडीशन और भी है, वो ये है कि आपने किसी एक वर्कर को 70 जो 4 टाइम्स जो है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, ये थोड़ा सा मैं ज़रा अपनी लिखाई तो सीधी कर लूँ, ठीक है जी। ये आपने 4 टाइम्स ऑफ जो है अनस्किल्ड जो लेबर है उसके वेजेस से ज़्यादा एलोकेट नहीं करना। सो अनस्किल्ड का जो है पंजाब में जो इस टाइम रेट चल रहा है वो 18,000 चल रहा था और सिंध में 17,500। तो ये इस हिसाब से एक आपने किसी को भी, किसी एक कैटेगरी को भी पंजाब मतलब फेडरेशन में 72,000 और सिंध में 70,000 से ज़्यादा एलोकेशन नहीं करनी। अब मैंने क्या किया कि ये जो मेरे यूनिट निकले जो मैंने हर कैटेगरी को दिए हैं, इसको मैंने डिवाइड कर दिया बाय नंबर ऑफ़ मतलब इस यूनिट को मैंने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ़ वर्कर्स से। नंबर ऑफ़ वर्कर्स मेरे पास ये ऊपर आ रहे हैं 55, इसको मैंने डिवाइड कर दिया इसके नंबर ऑफ़ वर्कर से, इसको डिवाइड कर दिया इसके नंबर ऑफ़ वर्कर से। तो मेरे पास पर कैटेगरी एक वर्कर की एलोकेशन आ गई। इसकी 70,000 आई, इस कैटेगरी की पर वर्कर 35,000 आई, इसकी 17,500 आई। तो आप ये देख रहे हैं कि 72,000 मैक्सिमम मैं कर सकता था, तो 70,000 मैंने की है। अगर यहाँ पर किसी भी वजह से ज़्यादा एलोकेशन हो जाती तो वो जितनी ज़्यादा होती उतनी वो WWF फ़ंड को चली जाती, क्योंकि वो उससे ज़्यादा एलोकेट कर ही नहीं सकते थे आप। मैं इसकी मिसाल देने के लिए अगर आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूँ ताकि मैं आपको मिसाल दे सकूँ। अब आप ये देखिए, फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे 55 की बजाय जो है से यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास 50 पीपल थे। तो अब 50 अगर होंगे तो आप ये देख रहे हैं 73,000 जो है वो हो गए। तो अब ये इसमें 1300 यानी ये तकरीबन 1,684.21 यूनिट इसको ज़्यादा एलोकेट रुपीज़ इसको ज़्यादा एलोकेट हुए हैं। तो वो रुपीज़ जो हैं WWF में चले जाएंगे। वो यहाँ पर आपको फ़िक्स करना पड़ेगा कि 72,000 से ज़्यादा जो है वो एलोकेशन ना हो। तो ये एलोकेशन जो है इस अमाउंट से ज़्यादा की नहीं हो सकती। जितनी ज़्यादा की होगी उतनी वो चली जाएगी फ़ंड को। किसी भी एक वर्कर को 4 टाइम्स ऑफ द अनस्किल्ड सैलरी जो है उससे ज़्यादा एलोकेशन नहीं हो सकती। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर, और मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दिया जाए। तो अदरवाइज़ जो है कोशिश मैंने यही की है कि आपको जो है वो इसके बारे में डिटेल से बताया जा सके। और अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि मैं इस कोशिश में कामयाब रहाऊँगा। तो जनाब, ये हमारा आज का मौजू था WPPF, WWF और WPPF, उसकी चार्जेबिलिटी। क्योंकि मुझे लगा था कि इसमें थोड़ा सा लोगों को इशू है इसकी जो कंसेप्ट्स हैं उसमें। सो मेरा ख़्याल है कि इस वीडियो के बाद अब जो है वो इश्यूज़ नहीं रहे होंगे। और ये जो प्रेजेंटेशन है और जो वीडियो है ये मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे भी अपने, और लिंक्डइन अकाउंट पे भी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।